बेइश्क लास्ट एपिसोड पार्ट 4 ईमान फातिमा। बाहर लॉन में 3 झूले सजाए गए थे जिन पे वो तीनों बैठी उनकी मुंतज़िर थीं। ज़ैद और रोहाब अपनी अपनी दुल्हनों की तरफ बढ़ गए और वो भी बालों में हाथ फेरता हाविया के पास आकर बैठ गया। जानम सूरी, उसने पास जाकर उसके कान में कहा। अपनी यूनिवर्स को ही बोलना जो क़यामत लग रही थी, वो रूठे रूठे अंदाज में बोली। मेरी मास वर्ल्ड, मास यूनिवर्स तुम ही हो, ये जो बनी फिरती हैं वो तो बस नाम की ही हैं। वो उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाते हुए गंभीर लहजे में बोला। वैसे आप मर्दों को ऐसे मसके लगाने खूब आते हैं। वो उसकी बात पे हल्का सा मुस्कुराते हुए आहिस्ता से बोली। हम मर्दों के पास मक्खन बहुत होता है, कहो तो वो लगा दूं। रोहान ने इसके कंधे से कंधा मिलाते हुए शरारती अंदाज में कहा। इसका मतलब जो आप तारीफ करते हैं वो दिल से नहीं, बस मसके लगाने और मक्खनबाजी करनी आती है। हाविया तअस्सुफ से सर हिलाते हुए कहा तो वो महज बालों में हाथ फेर कर रह गया। फिर मेहंदी की रस्म के बाद इन्होंने डांस किया और इसके बाद उनकी मेहंदी वाली आ गई। प्लीज़ हल्की फुल्की मत लगाइएगा मेहंदी, हाथ भर भर कर लगाना, रोहान ने मेहंदी वाली से कहा। मेरे ख्याल में बच्चियों अंदर चल कर हीटर ऑन करके मेहंदी लगवा लो, साथ कोई मूवी देख लेना वरना बोर हो जाओगी। सुग्री शाह ने कहा तो सबको ये आइडिया काफ़ी पसंद आया और वो तीनों लाउंज में जाकर मेहंदी लगवाने चली गई और वो तीनों लाउंज से मुत्तसिल लॉन्ग रूम में पॉपकॉर्न खाते हुए इन्हें देखने लगे। रोहाब और ज़ैद तो मूवी में बुरी तरह मगन थे मगर वो बार बार ग्लास वॉल से आर पार दिखती हाविया को देख रहा था। 2 घंटे की मूवी भी ख़त्म हो गई मगर उनकी मेहंदी अभी तक नहीं लगी थी। यार बरू, ये लड़कियां थकती नहीं है क्या? इतना टाइम लग गया और ये ऐसे फर्श बैठी हैं। रोहान की बात पे रोहाब काफ़ी का मग उठाकर ग्लास वॉल के पास आकर बाहर देखने लगा। ये थकती हैं मगर ना जताती हैं और ना दिखाती हैं। मोहब्बत करने वाली बीवियां ऐसी ही होती हैं। ये मेहंदी हमारे लिए लगवा रही हैं, 16 सिंगार हमारे लिए करती हैं, अपना घर बार छोड़कर हमारे संग बड़े मान से आ जाती हैं। हम इन्हें सरतापा चेंज देखते हैं, हमारे लिए ये खुद को चेंज करती हैं, हमारे रंग में रंग जाती हैं। औरत बहुत कुर्बानियाँ देती है मगर हम मर्दों की अक्सरियत उनकी वैसे कद्र नहीं करते जिसकी वो हकदार होती हैं। आज से हम तीनों अहद लेते हैं कि हम उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे और रूठे तो जब तक मीना नाल सोएंगे नहीं। उनकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, रोहाब ने कहा। इंशाअल्लाह बरू, वो दोनों एक ज़बान बोले। कम गिव मी अ हग, रोहाब ने बानही फैलाकर कहा तो वो दोनों इसके गले लग गए। फिर कुछ देर के बाद मेहंदी लगवा कर वो फारिग हुई तो मेहंदी लगाने वालियों के जाने के बाद वो तीनों बाहर आए। लगता काफ़ी थक गई आप तीनों, ज़ैद ने कहा। जी ज़ैद भाई, मेरी तो बस हो गई और ऊपर से हीटर के सामने बैठने के बावजूद ठंड लग रही है, हाविया ने मुंह बसूर कर कहा। तो उतार लो और जाकर बिस्तर में सो जाओ, रोहान ने जल्दी से कहा। एवी उतार दूं, इतनी मेहनत से लगवाई है, हाविया ने जल्दी से कहा। तो थोड़ी लगवा लेती यार, रोहान ने उसे हमदर्दी से देखते हुए कहा। आपको पसंद है ना तो कैसे थोड़ी लगवा लेती,
वो शर्मगी मुस्कुराहट से निगाहें झुकाकर बोलती उसे सरशार कर गई। थैंक यू माई लो, वो फर्द जज्बात से मगलूब होकर इसकी पेशानी पे लब रखते हुए बोला तो वो इसकी सबके सामने इस हरकत पे वो शर्म वाओ हया से सुर्ख पड़ गई। अहमम वैसे कालबा बेहूदगी में पीएचडी कर रखी तुमने, रोहाब ने इसके सर पे चपत रसीद करते हुए कहा। आप तो हो ही जल ककड़ा, जलते ही रहा करो मुझसे, खुद को तो रोमानस की अलिफ बे भी नहीं आती, सीखो मुझसे, क्यों हाविया में रोमांटिक हूँ ना, वो हाविया का हाथ थामकर बोला। नहीं, हमें ऐसा बेहुदा रोमानस सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, हमें मुआफ़ ही रखो, रोहाब ने हाथ जोड़कर कहा। देखा कितना जलते हैं मुझसे ये भावज, वो मुंह बसूर कर बोला। क्यों तंग कर रहे हो मेरे देवर जी को, आपको तो वाकई रोमानस नहीं आता, पता भी है कब से बेचैन सा बेचारा ग्लास मरर से इधर ही देख रहा था मगर आपने तो एक बार भी नहीं देखा। जाजी ने जल्दी से इसकी साइड लेते हुए रोहाब को लताड़ा तो रोहान तो खुशी से फूला ना समा रहा था और रोहाब अब गड़बड़ा कर इधर इधर देखने लगा मगर जैद अभी भी मुसलसल मोबाइल पे लगा था। फिर हल्की फुल्की नोक झुक के बाद वो सब लोग उठकर अपने अपने रूम में चले गए सिवाय जैद और रोहान के। रोहान तो टॉक शो देख रहा था मगर जैद अभी भी मुसलसल मोबाइल में सर घसाए हुए था। जैद भाई सब ठीक है ना? रोहान ने बाला आखिर पूछ ही लिया। कुछ ठीक नहीं है यार, जैद ने सर झटक कर कहा तो रोहान घबरा कर सीधा हुआ। कुक किया हवा जैद भाई। मैंने एक केस लिया था और जिनके खिलाफ में केस लड़ रहा उनकी धमकियां मिल रही हैं और ऊपर से कल कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो बस केस के मुताल्लिक डिस्कस कर रहा था अपने असिस्टेंट से, वो गहरा सांस भरते हुए बोला। आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, रोहान ने जल्दी से कहा। हाँ कर दिया मैंने, खैर अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, जैद कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। जैद के जाने के बाद वो भी उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अगले दिन सुबह वो गहरी नींद में था कि मोबाइल बजने पे उसने सर उठाकर मोबाइल उठाकर देखा तो जैद के असिस्टेंट की कॉल देखकर वो जल्दी से उठकर बैठ गया। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से जैद को गोली लगने का सुनकर वो साकत रह गया। फिर वो जल्दी से उठा और कीज उठाकर भागता हुआ बाहर निकल गया। जैद केस जीत कर कोर्ट से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक दो शख्स बाइक पे बैठे पास आए और उसकी तरफ पिस्टल करके ट्रिगर दबाया ही था कि वो फिरती से साइड पे हुआ तो फिजा में 3 धमाके हुए और 2 गोलियां आसपास से गुजर गई मगर एक कंधे को चरती हुई आर पार होकर कर गुजर गई। इसने कराहते हुए अपने कंधे पे हाथ रखा और इसके असिस्टेंट ने जल्दी से उसे गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल ले आया मगर रास्ते में ही बहुत खून बहने से उसका कमजोरी से सर चकराने लगा था। जफर तुम रोहान को फ़ोन करके बता दो लेकिन उसे कहना कि घर में किसी को कुछ ना बताए, जैद ने कहा तो उसके असिस्टेंट ने सर इस बात में हिला दिया। फिर इसे कुछ नहीं पता कि वो कब हॉस्पिटल पहुंचा और किया हवा लेकिन अब होश आया तो पास बैठे रोहान को देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। जैद भाई ठीक हो आप? रोहान ने कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। घर में किसी को बताया तो नहीं था? जैद ने पूछा।
नहीं, लेकिन रोहा भाई के कई फोन आ चुके और मैं इन्हें ये कहकर टाल चुका कि मुंह दिखाई के लिए कुछ लेने आए हैं, रोहन ने कहा। हूँ, बहुत अच्छा किया, वो आहिस्ता से बोला। रात को कहा भी था कि पुलिस प्रोटेक्शन ले लो मगर नहीं ली आपने, आपको अगर कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग, वो भीगे लहजे में बोला। मैं ठीक हूँ रोहन, और मेरे डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करो, हम घर जा रहे हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं और 8 बजे बारात है और मुझे और तुम्हें दूल्हा बनना है, जैद ने उठकर बैठते हुए कहा। सरईसली जैद भाई, तबीयत खराब है और आपको बारात की पड़ी है, मैं रोहा भाई को फोन करके सब बताता हूँ, रोहन ने कहा। तुम्हें कसम है रोहन, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, जैद ने कहा। लेकिन जैद भाई, लेकिन वीकन कुछ नहीं, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बरू ने जिंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं और आज मैं उनकी कोई खुशी रुकावट नहीं बनना चाहता, और बाकी रहा मैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस मेरी शर्ट चेंज करवा दो, जैद ने कहा तो रोहन सर इस बात में हिलाता उसके कपड़े चेंज करवाने लगा। फिर वो घर पहुंचे तो रिहान शाह ने इन्हें काफी डांटा और जल्दी से तैयार होने को कहा। रोहन अपनी शेरवानी लेकर इसके कमरे में ही आ गया था। जैद को तैयार होने में उसकी मदद की और फिर खुद वो तैयार होने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ रसूमात के बाद बारात रवाना हो चुकी थी। वहाँ मौलवी साहब ने दुआ करवाई और खाना शुरू कर दिया गया। जैद को बाजू को बार बार हरकत देने की वजह से इसमें शदीद तकलीफ शुरू हो चुकी थी और फिर वैकनेस होने की वजह से इसे चक्कर भी आ रहे थे। उसने बाजू पे हाथ लगाया तो खून रस रहा था मगर शेरवानी का रंग ब्लैक होने की वजह से किसी की नज़र में नहीं आ रहा था। इसने बेचैनी से पहलू बदला और फिर इसकी निगाह सामने से आती दुल्हन पे पड़ी तो उसने शुक्र अदा किया। दुल्हन जैसे ही स्टेज के पास आई तो वो तीनों उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। वो पास आई तो तीनों ने उनका हाथ थामकर वापस काउच की तरफ बढ़े। जैद बीच रास्ते में ही थम गया और उसने अपनी बंद होती आँखों को बामशक्ल खोलते हुए फ़ज़ा को देखा मगर मंज़र धुंधला सा गया और इसकी आँखें बंद होती चली गई और वो ज़मीन पे गिरता चला गया।